नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को आगामी आईटी डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षाओं जैसे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, केवीएस, डीएसएसबी और एनवीएस तथा प्रोग्रामर तथा राजस्थान के अंदर जो आईए और प्रोग्रामर की जो वैकेंसी जारी है, इनके लिए जो है तैयारी करवा रहा हूं। और उनके अंदर आपके जो इंडिया जीके का जो आपके सिलेबस जोड़े गए हैं, तो उस इंडिया जीके के सिलेबस के अंतर्गत हम आज पहला वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, यानी उनके टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने आपको जो है अभी लेटेस्ट वर्जन की जो लूसेंट की बुक है वो प्रीफर की है आपके लिए, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और डेली आप इसी समय डेली शाम को 8:30 पर इस क्लास को आप डेली जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप भी वैसे इसके साथ आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, आपको भी टाइम दिया जाएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? आपका जो भी आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके इतिहास के तहत जो है हम अतीत का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न दूसरा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो देखिए प्रथम यूनानी इतिहासकार जो था वो था आपके हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। ये नेट तथा जीआरएफ 2005, 2009 और 2013 में पूछा गया है। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, यानी बी, थ्यूसिडाइड्स। ठीक है, थ्यूसिडाइडिस जो है, इन्होंने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष जो है वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? आंसर फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहे आप सभी। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो देखिए द हिस्ट्रीज के जो रचनाकार है, ठीक है, द हिस्ट्रीज के जो रचनाकार है वो है आपके हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो आपके द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, इतिहास के पिता की जो पदवी है वो सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, इतिहास के पिता की जो पदवी है, ठीक है, इतिहास के पिता की जो पदवी है वो सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस से संबंधित है, ठीक है। और द हिस्ट्रीज के रचनाकार भी द हेरोडोटस ही है। अगला प्रश्न आपके लिए है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो देखिए प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, हीगेल। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन जो है वो हीगेल से संबंधित है। किससे? हीगेल से संबंधित है। अगला, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह जो है कथन वो हीगेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके लिए 8वां, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ठीक है, यहां किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग जो है वो आपके संघर्ष का इतिहास है? तो देखिए प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग जो है वो संघर्ष का इतिहास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो पहला ए कह रहा है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है।
इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर, ठीक है, प्रश्न संख्या 9 के अंदर कह रखा है कि इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो इतिहास के विषय के मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है, तो यह कथन जो है वो मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? टीजीटी 2016 का प्रश्न है ये। तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए बी, मार्क्स। किसने किया था भाई? मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझा है? तो प्रश्न 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझा है? तो द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है, भौतिकवाद से समझा है। और यहां पर क्या था? निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मार्क्स। और यहां पर देखो ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 12, इतिहास विगत की राजनीति है, यह जो कथन है वो आपके सीले का है। किसका? सीले का यह कथन माना जाता है। इतिहास विगत की राजनीति है। अगला प्रश्न संख्या 13 को अच्छे से देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 आपके लेखक से संबंधित है और सूची 2 जो है वो आपके इतिहास की परिभाषा से संबंधित है। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने कोशिश की है अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, जो ये कूट ए वाला है वो आपका सही होगा। 3 4 1 2। चलिए कोशिश करते हैं हम भी इसको मैच करने की। ठीक है, तो यहां पर मैं जो है एक पेन को सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर हम ट्राई करते हैं इसको। देखिए यहां पर सबसे पहला ए जो है वो मैच हो रहा है आपके 3 के साथ, तो ए जो है उसको मैच कर लेते हैं हम 3 के साथ। तो क्या कह रहा है ये? अशोक जो है वे आपके सच यहां है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। सच यहां है कि इतिहास में अतीत जो है वर्तमान के साथ बदलता है। इस इतिहास की परिभाषा के जो लेखक है वो है आपके ओकशाट जो है वो आपके यहां सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलते हैं, इनके लेखक है। चलो दूसरा बी जो है वो आपके 4 से संबंधित है, यानी ट्रेवेलियन जो है वो आपके ये कहते हैं कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। चलो सी जो है वो आपका कहता है 1, यानी कॉलिंगवुड जो है वो आपके संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह आपके कॉलिंगवुड का कहना है। और ब्यूरी जो है वो आपके कहते हैं कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। तो एक बार वापस देख लेते हैं। ओकशाट जो है कहते हैं कि सच यहां है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन कहते हैं कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड जो है वो कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का एक इतिहास है। ठीक है, और ब्यूरी जो है वो कहते हैं कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14,
किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने यहां कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपके सामने। प्रश्न 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए बी, यानी बेनेडिटो कोचे। ठीक है, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ठीक है, यहां किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था? बेनेडिटो क्रोचे के द्वारा। अगला, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है। अंतहीन वार्ता है, यहां किसने कहा था? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यहां किसने कहा था? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके E.H. कार के द्वारा। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच एक अंतरहीन वार्ता है, यहां जो है आपके E.H. कार के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC का संक्षिप्ताक्षर या फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, कोई भी जो डेट देखते हैं आप उसके आगे BC यूज किया होता था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का आंसर, प्रश्न 16 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, बिफोर क्राइस्ट। क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। अगला, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है भाई? तिथियों के साथ AD का जो प्रयोग होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए प्रश्न संख्या 17 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, एनी डोमिनी। क्या होगा भाई? एनी डोमिनी। तो BC तो हो गया बिफोर क्रिस्ट, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। अगला प्रश्न, वर्ष 50 ईसा पूर्व। अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? वर्ष 50 ईसा पूर्व। अब इसमें कथन आपके हैं ए, वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, या जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, वर्ष 50 ईसा पूर्व जो है आपके वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो देखिए प्रश्न 19 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, 11वीं शताब्दी में। वर्ष 1015 ईसा जो है वो आपके किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 ईसा जो है वो आपके 11वीं शताब्दी में आता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को आपको 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। तो यहां पर आपके लिए जो इसका आपने आई थिंक इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं इसके फिर जो कोड है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर आपके सामने इसके कूट यहां पर दे रखे हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा कूट जो का सही होगा। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 20 का जिन्होंने उत्तर दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 20 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी 4 3 2 1। चलिए कोशिश करते हैं इसको मैच करने की 4 3 2 1 के साथ। ठीक है, जो ए होगा वो 4 के साथ मैच होगा, तो कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए ए जो होगा वो 4 के साथ मैच करेगा, तो देखो ये हो गया 4, ये हो गया आपके 3, ये हो गया आपके 2 और ये हो गया आपके 1। तो विक्रम संवत्सर जो है वो आपके 58 ईसा पूर्व का है। ठीक है, किस समय से गणना होती है? तो विक्रम संवत्सर की 58 ईसा पूर्व से होती है। शक संवत्सर जो होता है उसकी जो गणना होती है वो आपके 78 ईसा पूर्व से होती है, 78 ईसा से होती है।
और गुप्त संवत्सर जो है उसकी जो गणना होती है वो 320 ईसा में होती है, और कली संवत्सर जो होती है वो 3102 ईसा पूर्व के अंदर होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको एडजस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वां प्रश्न आपके सामने, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत जो है वो आपके कब प्रारंभ हुआ था बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 का आंसर आपके सामने, प्रश्न 21 का जो राइट आंसर होगा, प्रश्न 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए 58 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत जो है वो आपके 58 ईसा पूर्व जो है प्रारंभ हुआ था। तो प्रश्न 21 क्लियर हो चुका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 22 की ओर। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा में 78 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 22 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी कनिष्क। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ जो है वो आपके कनिष्क के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। जहां पर मैंने ईसा बोला ध्यान रखिएगा, ईस्वी होगा भाई ये, सॉरी। अगला, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो देखिए प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी शक संवत पर आधारित है। किसमें? शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अगला प्रश्न, गुप्त संवत 1319 से 1320 गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का जो श्रेय होता है वो किसे दिया जाता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए गुप्त संवत को जो है प्रारंभ करने का जो श्रेय होता है वो किसे दिया जाता है? तो प्रश्न संख्या 24 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो आपके चंद्रगुप्त को दिया जाता है। अगला, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 25 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। शक संवत सन 78 से प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत सन 319 से प्रारंभ हुआ था, या भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1119 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। शक संवत सन 78 से प्रारंभ हुआ था, और गुप्त संवत जो है वो आपके सन 319 से प्रारंभ हुआ था। ये तीनों याद रखना, विक्रम संवत 58 ईस्वी से, शक संवत 78 से, और गुप्त संवत 1319 से प्रारंभ हुआ था। अगला, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 27 का उत्तर, प्रश्न 27 का राइट आंसर होगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। किसके लिए भाई? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना। अगला, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कुलचुरियों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। ठीक है, कौन सा संवत है जो कि कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो प्रश्न संख्या 28 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, त्रैकुटक संवत। किसके द्वारा? त्रैकुटक संवत भी कहते हैं। ठीक है, वहां कौन सा संवत है, यानी त्रैकुटक संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे कलचुरी संवत भी कहा जाता है इसे। अगला, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन है वो किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। कौन सा होगा? विक्रमादित्य षष्टम। ठीक है, विक्रमादित्य जो षष्ठी है, ठीक है, उनके द्वारा जो है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो देखिए प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए डी, लक्ष्मण सेन को। ठीक है, नए संवत चलाने का जो यश है वो आपके लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ठीक है, तो अभी तक जिन भी साथियों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 33, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? फटाफट लिखिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 33 आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। ठीक है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो प्रश्न संख्या 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। कौन सा होगा भाई? आपके सी, 135 वर्षों का अंतर है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? तो देखिए 34वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए 21 वर्ष, सॉरी ए 600। ठीक है, कितने कौन सा क्या आपको करना पड़ेगा दिनांकित? वहां पर दिनांकित जो है आपको 600 करना पड़ेगा। अगला, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके यानी शक संवत क्या होगा? राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो साके क्या यानी शक संवत क्या होगा? तो देखिए प्रश्न संख्या 35 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 35 को देखिए, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ तो साके क्या यानी शक संवत क्या होगा? तो 35वें प्रश्न का राइट आंसर जो है वो होगा आपके सी। कौन सा? 1928। ठीक है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ तो साके क्या होगा? तो साके यानी शक संवत जो है वो आपके 1928 यानी 1928 होगा साके। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी स्ट्रेटजिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 36 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ठीक है, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति जो है वो आपके भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप
को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? कार्बन 14 पद्धति तिथि निर्धारण पद्धति का विकास क्या होगा? तो देखिए प्रश्न संख्या 37 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी। कौन सा होगा भाई? आपके विल्ड लिबिन ने, किसने? विल्ड लिबिन ने किया था कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास। अगला प्रश्न, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूना का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूना का काल निर्धारण करने के लिए किसको अपनाया जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 38 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 38 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, तो वो आपका जो 38वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, कार्बन 14। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूना का काल निर्धारण जो है वो आपके निर्धारित करने के लिए जो है कार्बन 14 का अपनाया जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होती है? कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो बताइए जल्दी से इसका उत्तर। तो देखिए 39वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग जो है वो आपके जीवाश्म के आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। और लास्ट 40वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 40 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी। कौन सा होगा भाई? आपके सी होगा, मानव ने लिखना सीखा था। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ जो है वो तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। तो भाई ये थे आपके लिए आज के इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अभी कुछ देर बाद आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे और वाकई आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी ये पीडीएफ आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसी प्रकार डेली शाम को ये क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें और हर संडे टू संडे इनका मैराथन टेस्ट सीरीज जो है जरूर आप ज्वाइन करें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।